नमस्कार मित्रों, मैं सत्येंद्र कुमार सक्सेस विथ यूनिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इस्लाम का उदय। उसके बाद मैंने पढ़ाया अरबों का भारत पर आक्रमण, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला सफल अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद मैंने तुर्क आक्रमणकारियों के भारत पर जो आक्रमण थे उसमें बताया था, और उसमें मैंने आपको मोहम्मद गजनवी के बारे में बताया था। आज हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी को लेकर पहले से भी आपके पास कुछ ज्ञान होगा जो आप पढ़े होंगे। फिलहाल आज हम लोग मोहम्मद गोरी से कंपटीशन की परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह के सवाल बनते हैं, उन सभी फैक्ट्स को देखेंगे। तो मोहम्मद गोरी जो है यह भी अफ़गानिस्तान से ही भारत पर आक्रमण किया था। और देखेंगे तो अफ़गानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गोर। वह गोर जो स्थान है वह हेरात और गजनी के बीच में स्थित है। आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि महमूद गजनी अर्थात महमूद गजनवी जो था वह अफ़गानिस्तान के गजनी से आया हुआ था। यहाँ पे यह गोर जो है वह गजनी और हेरात के बीच का एक छोटा सा प्रदेश हुआ करता था, जिसे गोर के नाम से जाना जाता था। और मोहम्मद गोरी चूंकि गोर राज्य से ही आया था भारत पर आक्रमण करने, इसलिए इसे मोहम्मद गोरी कहा जाता है। तो देखेंगे तो मोहम्मद गोरी के वंश का जो नाम था वह संसवानी वंश था। संसवानी वंश में मोहम्मद गोरी का जन्म हुआ था। हालांकि संसवानी वंश का जो स्थापना किया था वह कुतुबुद्दीन हसन था। कुतुबुद्दीन हसन के 6 बेटे थे, जिनमें उत्तराधिकार के लिए बाद में युद्ध होता है, और उन युद्धों में मोहम्मद गोरी जो है वह सफल होता है। मोहम्मद गोरी जब सफल होता है तब वह गोर प्रदेश का शासक बनता है। गोर प्रदेश जो है, मैंने बताया आपको कि यह गजनी और हेरात के बीच एक छोटा सा प्रदेश था। इसकी वर्तमान स्थिति जो है वह अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। आगे अब हम लोग फिर चलें तो मोहम्मद गोरी का जो पूरा नाम था वह शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। इसके अतिरिक्त एक अन्य नाम भी मोहम्मद गोरी का मिलता है कुछ अच्छी किताबों में, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद गोरी का एक अन्य नाम है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त मोहम्मद गजनवी ऐसा प्रथम शासक था जिसने गोर प्रदेश पर आक्रमण करके विजित किया था। लेकिन गजनवी के जो उत्तराधिकारी हुए, जब वे कमज़ोर सिद्ध हुए तो वहाँ पे कुतुबुद्दीन हसन ने गोर प्रदेश को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया, और फिर उनके 6 बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें गोरी जो है वह सफल रहा, और उसके बाद वह उस प्रदेश पर शासन करने लगा। अब मोहम्मद गोरी के आखिर भारत पर आक्रमण के उद्देश्य क्या थे, तो इसके पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि अरब के आक्रमणकारी जो थे वे आए, भारत पर आक्रमण किए और यहाँ से लूटपाट करके धन लेके चले गए। इसके अतिरिक्त गजनी के बारे में भी मैंने बताया था कि उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, और भारत से बहुत विशाल संपत्ति जो यहाँ थी, अतुल संपत्ति भारत के मंदिरों में थी, कुछ राज्यों को उसने लूटा, और यहाँ से विपुल संपत्ति हम कह सकते हैं कि वह लूट के अफगानिस्तान के गजनी चला गया। लेकिन उनके आक्रमणों के जो उद्देश्य थे उसमें और गजनी और अरब के प्रदेश के आक्रमणकारी जो थे उनके उद्देश्यों में और गोरी के उद्देश्यों में अंतर है। गोरी जो है, इसका भारत पर जो आक्रमण हुआ यह साम्राज्य विस्तार के लिए था। तो यहाँ पे आप अंतर समझ गए होंगे कि अरब के आक्रमणकारी अथवा तुर्क आक्रमणकारी जो थे उनके आक्रमण का उद्देश्य भारत पर धन लूटना था, लेकिन गोरी के आक्रमण का उद्देश्य भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना था। अब हम लोग आगे देखें तो आखिर गोरी भारत पर ही क्यों आक्रमण करता है, ये भी हम जान लेते हैं। तो
ख्वारिज्म के शाह जो थे, खुरासान जो पूर्वी ईरान का क्षेत्र है, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और ख्वारिज्म के जो शाह थे वह गोरी के तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे, तो वहाँ पर गोरी आक्रमण नहीं कर सकता था और उनके साम्राज्य की तरफ यह विस्तार नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त मोहम्मद गोरी का जो बड़ा भाई था गयासुद्दीन, उसे पश्चिम की ओर विस्तार का उत्तरदायित्व दिया गया था, तो वहाँ पे मोहम्मद गोरी अपने ही भाई के साम्राज्य की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करना चाहता था। अब एक और पॉइंट था, गोरी और गजनवी यानी कि गोर वंश और गजनवी वंश में बहुत पहले से वंशानुगत शत्रुता चल रही थी, तो इसको लेके गोरी जो है, आपको मैंने गजनवी वंश में पढ़ाया था कि महमूद गजनी ने पंजाब पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था और लाहौर पर भी आक्रमण करके जीता हुआ था। तो गोरी जो है इसके सामने अब भारत की तरफ ही आक्रमण करने का एकमात्र विकल्प बचा हुआ था, जो कि उसके साम्राज्य के पूर्व में पड़ता था, तो इसलिए गोरी भारत पर आक्रमण किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों गोरी भारत पर ही आक्रमण करता है, क्योंकि दूसरी तरफ उसे साम्राज्य विस्तार का कोई उम्मीद नहीं दिखता, क्योंकि ख्वारिज्म के शाह भी उससे बहुत शक्तिशाली थे, एक तरफ उसका भाई गयासुद्दीन जो था वह साम्राज्य विस्तार कर रहा था, ऐसे में भारत की तरफ ही उसे साम्राज्य विस्तार की संभावना दिखी। इसके अतिरिक्त गजनवी वंश और गोर वंश की जो शत्रुता थी, तो गजनवी वंश के द्वारा भारत में जिन प्रदेशों को जीता गया था उस पर भी गोरी की नजरें थी कि हम उस वंश के द्वारा जीते गए प्रदेशों पर अपना कब्जा जमा लें। तो इन सब कारणों के चलते गोरी जो है वह भारत पर ही आक्रमण करता है। आगे अब हम लोग फिर देखें तो गोरी का जो प्रथम आक्रमण होता है वह मुल्तान के ऊपर होता है 1175 ईस्वी में। मुल्तान पर उस समय करमाथियों का शासन हुआ करता था, ये उतने मजबूत शासक नहीं हुआ करते थे, और गोरी जो है आसानी से मुल्तान पर आक्रमण करके इसे जीत लेता है और अपने साम्राज्य में मिला लेता है। उसके बाद में गोरी का दूसरा आक्रमण होता है 1178 ईस्वी में गुजरात पर। उस समय गुजरात का जो शासक था वह मूलराज द्वितीय था। यह मूलराज द्वितीय भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मूलराज द्वितीय ही एक ऐसा शासक था जिसने गोरी को पहली बार पराजित कर दिया था। तो कई बार परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछा गया है कि मुहम्मद गोरी को पराजित करने वाला भारत का प्रथम मध्यकालीन शासक कौन था, तो मूलराज द्वितीय था, क्योंकि मूलराज द्वितीय ने ही गुजरात पर जब गोरी ने आक्रमण किया था तो गोरी को करारी शिकस्त दी थी। अब इस युद्ध के भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आप जान लीजिए। उस समय जब गुजरात पर मुहम्मद गोरी आक्रमण करता है तो गुजरात पर चालुक्य वंशीय शासक मूलराज द्वितीय का शासन था, किंतु उस समय जो मूलराज द्वितीय था वह किसी अन्य प्रदेश पर शासन कर रहा था, और जो गुजरात का क्षेत्र था वहां पर उसका भाई भीम द्वितीय शासन कर रहा था। और भीम द्वितीय जो था वह एक अल्पवयस्क शासक था, तो अल्पवयस्क होने के कारण उसकी विधवा माँ जो थी नायिका देवी यही शासन के कार्यों को संभालती थी और इनके ही मार्गदर्शन में भीम द्वितीय शासन करता था। अब गोरी जब गुजरात पर आक्रमण करता है तो गुजरात आक्रमण के समय आबू पर्वत जो है इसके निकट एक जगह है, स्थान है कयाद्रा। तो कयाद्रा नामक स्थान पर गोरी और मूलराज द्वितीय के बीच युद्ध होता है, जिसमें मूलराज द्वितीय गोरी को करारी शिकस्त देता है। अब गोरी जब यहाँ से पराजित हो जाता है तो फिर यहाँ से भागकर वह अफगानिस्तान अर्थात गौर प्रदेश चला जाता है। उसके बाद में फिर गोरी आता है और अब वह आक्रमण का अपना रास्ता बदल देता है। इसके बाद वह जो गुजरात पर आक्रमण किया था फिर रास्ता बदल के वह पेशावर पर आक्रमण करता है, और पेशावर पर जब आक्रमण करता है
तो अब आपको मैंने इसके पहले भी पढ़ा दिया है कि यह पंजाब वाला जो क्षेत्र था इसे गजनी ने जीता था और गजनी के द्वारा जीते गए साम्राज्यों पर गोरी की नज़र थी। तो गोरी 1179 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण करता है और इसे जीत कर इस पर अपना कब्जा जमा लेता है। फिर आगे देखेंगे तो तराइन का प्रथम युद्ध, यह युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान इसी युद्ध से संबंधित हैं, चौहान वंशीय शासक थे वे और अंतिम हिंदू शासक वे माने जाते हैं। तो गोरी क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करता है। ध्यान देंगे पृथ्वीराज चौहान के कुछ अन्य नाम भी आपको इतिहासों में मिलेंगे, जैसे पृथ्वीराज तृतीय मिलेगा अथवा पृथ्वीराज चौहान का एक और नाम आपको मिलेगा पिथौरा राय। ठीक है, तो यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे फिर देखें तो जब 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है तो इसमें पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति होता है वह मुहम्मद गोरी को पराजित कर देता है। हालांकि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने भी भाग लिया था, लेकिन इनकी भूमिका सीमित थी। तो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति के द्वारा गोरी की पराजय होती है। फिर यहाँ से मुहम्मद गोरी अपने गौर प्रदेश वापस चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वह 1 साल तक अपनी सेना को जुटाता है, सेना को सशक्त बनाता है और उसे प्रशिक्षण और हथियारों से लैस करता है। उसके बाद में फिर वह तराइन के द्वितीय युद्ध होता है, उसमें अर्थात 1192 ईस्वी में मुहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय अर्थात पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है और उस समय मुहम्मद गोरी अपनी सेना में गजनी जो प्रदेश था वहाँ पर उसके कुछ बहुत प्रसिद्ध सेनापति जो बहुत वीर थे और कुशल सेना नायक थे उनको लेके आता है। क्योंकि एक बार वह पराजित हो गया था तो वह जानता था कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए उसे एक मजबूत सेना की आवश्यकता है और उसमें मजबूत और कुशल सेना नायकों की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए वह 4 प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनापति जो होते हैं उसके अर्थात सेनानी जो होता है, सेना का नेतृत्व करने वाले, उनको लेके आता है। उनके नाम है खारबक, खरमेला, इल्लाह और मुकलबा। ये 4 प्रसिद्ध गजनी के सेनापति थे उस समय, जो काफ़ी बहादुर और वीर थे और कुशल सेना नायक थे। उनको लेके गोरी आता है और पृथ्वीराज चौहान पर दोबारा आक्रमण करता है। इसके अतिरिक्त वह कुछ अन्य सेनापतियों को भी लेके आया था, जिनमें ऐबक है, यही कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, जो आप दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं। उसके बाद में कुबाचा है, ताजुद्दीन है और यलदौज है। इन लोगों को भी वह लेके आता है। अब पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति होते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में, वे गोविंद राय, खांडे राय और बदमाशा रावल, ये पृथ्वीराज चौहान के सेनापति होते हैं। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में काफ़ी भीषण युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गोरी के बीच। अंततः तराइन के द्वितीय युद्ध में मुहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है और इस युद्ध में वह पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ किताबों में, जैसे पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि हुआ करते थे चंद बरदाई। तो चंद बरदाई ने जो अपनी कुछ किताबें लिखी हैं, उन किताबों में उनकी एक किताब है, उस किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो। तो उस किताब में उन्होंने एक बात लिखी हुई है कि जब मुहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है तो वह उन्हें बंदी बना लेता है और बंदी बना लेने के बाद फिर वह गजनी लेके जाता है, अर्थात गौर प्रदेश लेके जाता है अफगानिस्तान में। वहाँ पर वह पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकलवा लेता है और अंधा कर देता है। इसके अतिरिक्त वह पृथ्वीराज चौहान के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ
अमानवीय व्यवहार करता है। अब पृथ्वीराज चौहान जो हैं चंदवरदाई के अनुसार शब्द भेदी बाण का संधान करते हैं और पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति हुआ करते थे, यह बातें आपको समाज में सुनने को मिलेंगी कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये आपको सुनने को मिलेगा आपके सोसाइटी में। लेकिन अधिकतर इतिहासकार जो हैं इतिहास की किताबों में इसका कहीं वर्णन नहीं मिलता। इसका वर्णन मैं बता दे रहा हूँ आपको कि चंदवरदाई जो दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के, उनकी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में मिलता है। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि समाज में लोग ये कहते हैं कि मुहम्मद गोरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, जो गलत है। भारत पर 17 बार आक्रमण मुहम्मद गजनवी अर्थात मुहम्मद गजनी ने किया था, जो हम पीछे आपको पढ़ा चुके हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद में गोरी जो है वह कन्नौज पर आक्रमण करता है। ये कन्नौज जो है इसे ही चंदावर के नाम से जाना जाता है। चंदावर पर वह 1194 ईस्वी में आक्रमण करता है और इस युद्ध में चंदावर का जो शासक था जयचंद, उसकी हार होती है और गोरी की जीत होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो गजनी हो या गोरी हो या अरब के आक्रमणकारी हो, ये सभी लोग भारत पर इसलिए जीत पाए क्योंकि यहाँ के जो राजपूत शासक थे और अन्य शासक थे ये आपस में ही लड़ते रहते थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन द्वितीय युद्ध में उनकी हार होती है। अब इस हार के कुछ कारण भी थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चूंकि मैं कन्नौज अर्थात चंदावर का युद्ध अभी आपको पढ़ा रहा था, लेकिन जरूरी है कि पीछे की कुछ बातों को भी मैं बता दूं। तो चंदावर के युद्ध से पहले जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें यह जयचंद जो है यह पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं करता है। इसके पीछे एक कहानी है, उसे भी जान लीजिए। जयचंद की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका पृथ्वीराज चौहान के द्वारा अपहरण करके प्रेम विवाह किया जाता है। इससे जयचंद हमेशा पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन मानता है और इनके विरुद्ध रहता है। तो जब गोरी आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान पर, तो जयचंद गोरी की सहायता नहीं करता, माफ करेंगे, जयचंद पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं करता और पृथ्वीराज चौहान जयचंद की सहायता नहीं करते। तो इस तरह से इनके आपस के फूट ने तुर्क आक्रमणकारियों में गजनी और गोरी जो भारत पर आक्रमण किए उनको सफल बनाया। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद कन्नौज विजय जब करता है मुहम्मद गोरी अर्थात चंदावर का युद्ध जब वह जीत जाता है, जयचंद को पराजित कर देता है, तो इसके बाद वह सिक्के जारी करता है। कन्नौज विजय के बाद मुहम्मद गोरी जो है वह अपने सिक्के जारी करता है। इन सिक्कों पर वह देवी लक्ष्मी की आकृति को अंकित करवाता है। अर्थात हम ये कहें तो मुहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है और दूसरी ओर उसके सिक्कों पर अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा के दृष्टि से। इसे कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मुहम्मद गोरी के सिक्कों पर किस देवी की आकृति वर्णित थी, तो देवी लक्ष्मी की, अथवा वह कौन सा तुर्क आक्रमणकारी था जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, तो मुहम्मद गोरी को आप याद रखिएगा। आगे हम फिर चलें तो गोरी का जो अंतिम आक्रमण भारत पर होता है, अंतिम अभियान होता है, वह 1205 में होता है। 1205 में मुहम्मद गोरी भारत आता है और इसके बाद वापस जाते समय मुहम्मद गोरी की जो है सिंधु नदी के किनारे दयमक नामक स्थान पर खोखर जनजाति के लोगों द्वारा
संध्या के समय नमाज पढ़ते वक्त हत्या कर दी जाती है। अब मोहम्मद गोरी का जो उत्तराधिकारी था वह उसका भतीजा महमूद बनता है, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता। फिर जो है मोहम्मद गोरी अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसके बारे में आप जान जाएं कि यह बंगाल और बिहार की विजय किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बंगाल पर जब आक्रमण करता है तो वहाँ का शासक हुआ करता था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन पर जब आक्रमण करता है यह कुतुबुद्दीन ऐबक, तो यह इतना तेज आक्रमण करता है कि इसकी सेना पीछे ही रह जाती है और मात्र 15 की संख्या में ये और इसके कुछ अन्य प्रमुख घुड़सवार लक्ष्मण सेन के किले तक पहुंच जाते हैं और अंततः लक्ष्मण सेन की पराजय हो जाती है उस युद्ध में। इसके बाद में आप देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति उस समय हुआ करता था बख्तियार खिलजी। ध्यान देंगे, बख्तियार खिलजी बंगाल को भी जीता था और बिहार को भी जीता था। तो बख्तियार खिलजी जब बिहार पर आक्रमण करता है तो बिहार पर आक्रमण के दौरान ही वह नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का विनाश कर देता है, अर्थात इन्हें तोड़ फोड़ करके इनको नष्ट कर देता है। अब ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का मतलब विनाश अर्थात उसे नष्ट किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया था। या इसको एक दूसरे तरीके से भी परीक्षा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन विश्वविद्यालयों का बिहार में विनाश बख्तियार खिलजी ने किया था? तो आमतौर पे अधिकतर लोग नालंदा विश्वविद्यालय को ही जानते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 2 विश्वविद्यालयों को वह बिहार में विनाश करता है, पहला नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। फिर आगे हम लोग चलें तो मोहम्मद गोरी के जो दरबारी उस समय कुछ विद्वान थे उनमें फखरुद्दीन राजी और नजामी उरूजी प्रमुख हैं। ये 2 मात्र ऐसे विद्वान थे जिनका इतिहास में नाम मिलता है कि ये मोहम्मद गोरी के दरबार में रहते थे। एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है ये आप दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ेंगे और यहाँ पे भी मुझे बता देना जरूरी लग रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था। तो जब यह अजमेर पर आक्रमण करता है तो अजमेर पर आक्रमण के दौरान वह वहाँ के एक जैन मंदिर और एक संस्कृत विश्वविद्यालय दोनों को भ्रष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है और नष्ट करने के बाद वहाँ पे कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना करता है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक 2.5 दिन का झोपड़ा का भी स्थापना करता है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 2.5 दिन में ही उसे बना दिया गया था, निर्मित कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा और मोहम्मद गोरी से जुड़े जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे जहां से परीक्षाओं में सवाल बनते हैं उसे मैंने आप लोगों को बताया। आगे अब हम लोग अगले वीडियो से दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का इतिहास भी मध्यकालीन भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है।